फर्स्ट 2 ईयर्स में बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर 0, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ भी है। सो जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ये नहीं होता। लेकिन स्क्रीन में क्या हो रहा है? 1 वे कम्युनिकेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि कोई मीनिंगफुल स्पीच नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? मोटू पतलू आ गया है। लाइकवाइज, मतलब एक्सेंट भी वही, कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज भी वही, क्योंकि वहां उनके ब्रेन के अंदर वही वायरिंग लगातार होती चली जा रही है। वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि टेम्परेरी है। स्क्रीन टाइम 0 कर दें ऐसे बच्चों में तो अगले 2, 3, 4 महीने में वो काफी हद तक उन सब चीजों को कवर अप कर लेते हैं और नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हम बहुत से अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के कुछ विषयों पर हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और एक पूरी सीरीज़ हम ऑटिज़म पर चला रहे हैं, क्योंकि 36 में से एक बच्चा ऑटिज़म से डायग्नोज हो रहा है। सो ये गंभीर मसला है और इसीलिए इस पर हम बात करें। इससे पहले भी हमने ऑटिज़म पर कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आज एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर अतुल मदान है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हैं। उनसे आज बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज़म पर। वर्चुअल ऑटिज़म आखिर क्या है, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म पहले तो हमने कभी सुना भी नहीं था। सो इस पर बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद। सो वर्चुअल ऑटिज़म तो सुना है, ऑटिज़म पर हमने आपके साथ इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये वर्चुअल ऑटिज़म क्या है? जी, ये आज की डेट में एक बहुत कॉमन ये टर्मिनोलॉजी हम लोग सुन रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज़म को अगर हम बात करें तो ये आया है पोस्ट कोविड, ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि कोविड टाइम पीरियड के अंदर हम लोग कमरों के अंदर रह गए और बाहर का सोशल एक्सपोजर टोटली ख़त्म हो गया, जो कि सर्कमस्टेंशियली उस समय करना पड़ा। तो उस समय ज़्यादातर बच्चों के हाथ में क्या आ गया? मोबाइल स्क्रीन। सो वो उससे एक तरीके की एडिक्शन सॉर्ट ऑफ चीज़ हो गई, यानी कि वो एक टाइम से ज़्यादा उसके ऊपर कनेक्टेड रहने लग गए। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि कुछ बच्चे जो वल्नरेबल थे उनमें वर्चुअल ऑटिज्म यानी कि रियल ऑटिज्म जैसे कुछ लक्षण आ गए। अब वर्चुअल का मतलब है स्यूडो मतलब फॉल्स। अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल ऑटिज्म मतलब ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स, नॉट रियल ऑटिज्म। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में हमने बात की कि ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म के अंदर 2-3 मेन चीज़ें हैं कि बच्चा प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, बच्चा प्रॉपरली मेल जोल नहीं कर रहा है और कुछ सेंसरी इश्यूज या कुछ हाइपर एक्टिविटी या कुछ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो कर रहा है। तो जब इसी तरीके के सिमिलर सिम्टम्स किसी बच्चे में जस्ट इस वजह से आने लग जाएं कि उसका स्क्रीन इम्पैक्ट जो उसके ऊपर आ रहा था और उसकी वजह से ये होने लग गए हैं, और जबकि ये रियल ऑटिज्म नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम ये बोलते हैं कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है। सो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि टेम्परेरी है, जिसमें से अगर हम स्क्रीन इम्पैक्ट हटा दें, यानी कि अब हम उसका स्क्रीन टाइम 0 कर दें ऐसे बच्चों में, तो अगले 2, 3, 4 महीने में वो काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं और नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या सरल भाषा में कि क्या बच्चों को मोबाइल देना, टीवी के सामने बैठाए रखना, जैसे कई अच्छा पेरेंट्स होते कि काम करना है, माँ बिज़ी है, वर्किंग भी है कई बार, या बच्चे दादा दादी के पास है तो फ़ोन पकड़ा दिया, लैपटॉप दे दिया या आईपैड दे दिया और बच्चे कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं, तो उससे अब वर्चुअल ऑटिज़म के उससे क्या लक्षण आ जाते हैं कि ये पता लगता है कि अच्छा ये वर्चुअल ऑटिज़म है? सिम्टम्स भी तो होंगे ना कुछ, कि कुछ फ़र्क हो गया बच्चे के बिहेवियर में। देखिए, इसमें सिम्टम्स तो जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल वैसे ही सिम्टम जैसे ऑटिज्म है। आप आवाज़ दे रहे हैं, बच्चा सुन ही नहीं रहा, अपने नाम को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, अपने आप में मस्त है, वही वो टीवी में लगा हुआ है या उसी तरीके से है। उसकी स्पीच डिले आने लग गई है, वो बच्चा मीनिंगफुल वोकैबुलरी नहीं बोल रहा है, हालांकि वो 1, 2, 3 राइम्स ABC जो उसने स्क्रीन पे देखा है वो सारा वो बोल पा रहा है, लेकिन मीनिंगफुल कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें आ जाएँ जिसमें कि हमें लग रहा है कि बच्चा अपनी एज अप्रोप्रिएटली अब बात ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक तो ये मेजर हमारे पास एक सिम्टम आ गया जिससे कि पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, और दूसरा वो मिलजुल नहीं रहा लोगों के साथ। दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल जिसे हम पीयर रिलेशनशिप कहते हैं, वो वहाँ नहीं हो पा रहा। वो जब कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं या जब फंक्शन पार्टी आ रहे हैं वहाँ वो अवॉइड कर रहा है और अपने ही आप में ज़्यादा मस्त रह रहा है। तो एकदम ऐसी पिक्चर नज़र आने लग जाती है कि जैसे कहीं इसको कोई रियल ऑटिज्म तो नहीं है।
सो मेन लक्षण तो जैसे मैंने बताया कि इन बच्चों की अपने बाकी बच्चों के मुकाबले बोलचाल में, मेल जोल में या कुछ अलग तरीके से व्यवहार, जैसे बताया ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आने लग जाएं तो ये हमारे लिए वरीसम बात हो जाती है। लेकिन आप फर्क कैसे करते हैं कि हाँ, वर्चुअल जी, ऑटिज्म बिल्कुल। है या ऑटिज्म है? क्योंकि Yes. वर्चुअल ऑटिज्म आपने कहा कि अगर आप वो चीज़ें ले लेते हैं, आप फ़ोन ले लेंगे या लैपटॉप ले लेंगे या टीवी के आगे नहीं बिठाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा कुछ महीनों में। जी बिल्कुल। लेकिन फिर दोनों में फ़र्क कैसे करें? यस, यही चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रियल, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, वो एक कंडीशन है जो कि जनरली देखा गया है कि बाय बर्थ होती है, लेकिन उसके बारे में पता हमें तकरीबन 1-1.5 साल की उम्र से पता चलने लगता है। सो उसके अंदर सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा जैसे ही हम स्क्रीन इम्पैक्ट हटा देंगे। लेकिन रियल ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम के जो बच्चे हमारे हैं, वो एक प्रॉपर थेराप्यूटिक स्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर ओटी चाहिए, प्रॉपर स्पीच चाहिए, प्रॉपर उस बच्चों के लिए बाकी स्पेशल एजुकेशन या बिहेवियरल कंपोनेंट्स चाहिए, एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यस, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि अगर छोटी उम्र में, आमतौर पर 2 साल से कम के बच्चों को अगर एक लेवल से ज़्यादा अगर इनको स्क्रीन टाइम मिल जाए तो ऐसे बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इंड्यूस हो जाता है। और उसी तरीके की रिसर्चेज में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो बच्चे रियल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर जो थे, क्योंकि वो वल्नरेबल थे इस चीज़ से, उनके जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। सो यानी कि ये जो स्क्रीन इम्पैक्ट है ये हमारे दोनों तरह के बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, न्यूरोटिपिकली ग्रोइंग बच्चों के ऊपर भी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों को तो डेफिनेटली इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। सो इसके लिए आपका ये पॉइंट डिफ्रेंशिएशन सिर्फ यही है कि वहाँ जैसे ही स्क्रीन हटाते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही स्क्रीन हटाते हैं रियल ऑटिज्म में भी हमारे जो हैं वो इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू होती है, डेफिनेटली शुरू होती है, बट उसके अंदर हमें बाकी सब चीज़ों को भी प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ता है। तो अब मैं ये बात करूं कि बच्चे को मोबाइल देना या लैपटॉप या टीवी के सामने बिठाने के नुकसान? बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें अब तक के जितने भी हमारे जितने नेशनल या इंटरनेशनल जो मैं अभी पढ़ रहा था आर्टिकल्स वगैरह, जितने भी पीडियाट्रिशियंस की एसोसिएशंस हैं उनमें बाकायदा ये नॉर्म्स आ गए हैं कि फर्स्ट 2 ईयर्स में बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर 0। पहले 2 साल तो फोन देना बिल्कुल ही ही नहीं। आप नहीं देना। दिखाइए ही मत कि आपके पास मोबाइल है। एग्जैक्टली, और ये उसके लिए खाली खुद मोबाइल नहीं पेरेंट्स है। को आप हाँ। एक बहुत बड़ी बात इसमें ये भी आती है, मैं जब कहता हूँ स्क्रीन टाइम बना तो कहते हैं नहीं नहीं मोबाइल तो नहीं देखता, बस टीवी देखता है। तो ये समझना है, ये बहुत ज़रूरी है कि टीवी की स्क्रीन मोबाइल से कई गुना बड़ी है। सो ये ऑडियो विजुअल मीडिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ भी है। सो इन सब चीज़ों से बच्चे का जो एक्सपोजर है वो फर्स्ट 2 ईयर्स में तो हाईली रिकमेंडेड है कि मेक इट 0। और इसके बाद जो 2 से 5 साल तक की एज है उसमें ये कहा गया है कि ठीक है, अप टू दी लाइक लिमिट ऑफ 1 आवर आप ये दे सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, बट वो भी बहुत सुपरवाइज्ड तरीके से, जिसमें कि आप साथ में बच्चे के बैठ रहे हैं और उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको वो पोइम दिखा रहे हैं या जो भी वो कार्टून चैनल्स या कुछ भी देख रहा है तो उसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन साथ रहे। नेग्लेक्टेड सेंस में तो आप वो भी नहीं दे सकते। आपने बच्चे को बिठा दिया, बच्चे के सामने टीवी चल रहा है जी, आप रसोई में काम कर रही हैं जी, वो नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो टाइम लिमिट है मैं खुद समझता हूँ कि ये बड़ा इजी हो जाता है आज की डेट में कि चलो बच्चा तंग कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ये स्क्रीन दे दीजिए और आप तब तक अपना काम निपटा लेंगे। भी बता दीजिए क्योंकि नुकसान बताएंगे तब पेरेंट्स समझेंगे। देखिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखनी पड़ती है। एग्जैक्टली, उसी से आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा सिर्फ देख रहा है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। पता है क्या, इसको समझने के लिए ना हमें इसकी फिनोमिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। क्यों मना है, खाली मना कर देने से आपको जब तक उसका पूरा प्रोसेस नहीं समझ आएगा ना तब तक नहीं आएगा। हम पता क्या करते हैं, सबसे पहले एक बच्चे की स्पीच के लिए या नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है उसमें सबसे पहला क्या चाहिए होता है, स्टिमुलेशन। मैं बच्चे से बात कर रहा हूं तो एक स्टिमुलेशन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि टीवी से मोबाइल से भी बच्चे को स्टिमुलेशन मिल रहा है, लेकिन इसके बाद का जो स्टेज है वो जो आता है वो चेंज हो जाता है। स्टिमुलेशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक आता है रेसिप्रोसिटी, यानी कि मेरे से किसी ने बात की और फिर मैंने उसका जवाब दिया, यानी कि रेसिप्रोकेट किया। सो जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ये नहीं होता। लेकिन स्क्रीन में क्या हो रहा है, 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप उसके अंदर क्या चल रहा है, स्टिमुलेशन चल रही है, रेसिप्रोसिटी नहीं है और कम्युनिकेशन के जो पैटर्न्स हैं वो बन ही नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या बात करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, हम उसको क्या सिखाते हैं, ओके बेटा विच कलर इज दिस, विच कलर इज दिस, टेल मी विच कलर इज दिस। सो हम 4 बार 5 बार उससे बच्चे से पूछ रहे हैं
सो वो बच्चा प्रेरित कुछ कर समझ रहे हैं। पा रहा है। अभी उसकी कितनी समझ है मुझे नहीं मालूम, अभी वो 1 साल का है, 1.5 साल का है, अभी उसको क्या समझ आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं अंदर से बोलो। कि न्यूरल स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोलते हैं ब्रेन के, वो कुछ तो उसको ये समझ आ रहा है कि कुछ कह रहे हैं मुझसे। तो वहां पर कुछ साइनेप्सिस जो होते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स आपस में जो जुड़ के फायरिंग करते हैं, या हमारे ब्रेन के जो सर्किट्स बनते हैं, वो बनाने में हम हेल्प कर रहे हैं बातचीत करके कि विच कलर इज दिस, विच कलर इज दिस। और बच्चे को जब नहीं आ रहा तो फिर हम उसको क्या सिखा रहे हैं, 5 बार 6 बार पूछने के बाद, येलो कलर, विच कलर, येलो कलर। अब मैं 3-4 बार उसको ये समझा रहा हूँ येलो कलर। ये इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। स्क्रीन में क्या होता है, हे विच कलर इज दिस, दिस इज येलो, और उसके बाद वो दूसरा आ जाएगा, विच कलर इज दिस, दिस इज ब्लू। यहां पर एक साइनेप्स, एक पॉज आता है, जो मैं बहुत ही न्यूरोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि ब्रेन के अंदर जो सर्किट्स होते हैं, जब हम एक मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स को, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब मैसेज पास करता है, तो वो बीच में एक पॉज है जिसके अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस है इस सर्किट को बनाने के लिए। वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिस हो रहा है, वो सर्किट वैसा बन ही नहीं रहा। अब वहां पर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन देखता जा रहा है, उसको आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो बच्चा क्या, उसके दिमाग में एक सर्किट क्या बन रहा है, इट्स ओके नॉट टू आंसर। सो आप बच्चे को नाम से बुला रहे हैं और वो पलट के नहीं देख रहा है, बिकॉज उसकी वो सर्किट ही नहीं डेवलप हुआ है। उसको तो अभी यही लग रहा है कि इट्स ओके, ये तो जस्ट मुझे बताया जा रहा है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स कई बार आकर मुझसे बात करते हैं कि जी इस बच्चे ने टीवी से, मोबाइल से बहुत कुछ सीखा है, इससे आप सुनो ये 1 से 20 बोलता है, इसको बोलो ये ABC बोलता है, इसको बोलो ये राइम्स बोलता है। सो मैं बोलता हूँ ये मम्मा पापा बोलता है, क्या ये रिलेट करता है? जब भी मम्मा को देखकर मम्मा बोलता है और पापा को देखकर पापा बोलता है, मैं चीज़ों की तरफ पॉइंट करने के लिए बोलूँ तो पॉइंट करता है नहीं। तो फिर वही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात आ गई। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बच्चे को 10 तक की या 20 तक की काउंटिंग आ गई, क्योंकि वो उसने रोट मेमोरी हो गई, उसको मीनिंग नहीं समझ आए, वो जस्ट म्यूजिक था, स्टिमुलेशन हाई थी, वो ब्रेन में लर्निंग होती चली गई। सो यहाँ मैं बोलूँ तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रही, बच्चे को अगर मैं बोलूँ तो लर्निंग के सारे कंपोनेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सो हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। सो अगला पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक पेरेंट्स इस चीज़ के लिए एक नॉलेज पूरी नहीं ले लेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा उस चीज़ के ऊपर काम करने का। जब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या, काम करता कैसे है, इसको प्योरली साइंटिफिक अप्रोच में समझना ज़रूरी है। ये तो हमें अब तक समझ आ गया कि स्क्रीन इम्पैक्ट हमें क्या पड़ रहा है, स्पीच डिले यानी कि कम्युनिकेशन डेफिसिट। अब इसके साथ साथ दूसरा लेवल क्या आ रहा है, बिहेवियरल इश्यूज, टेंट्रम्स। ज़्यादातर पेरेंट्स मुझे ये बताते हैं क्या करें जी, जब इससे मोबाइल लेते हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचाता है, ये नीचे लेट जाता है, कई बार तो खुद को हिट करता है, कई बार दूसरों को हिट करता है, चीज़ें उठाकर फेंकता है, यानी कि बिहेवियरल इश्यूज आ गए। अगर मैं इसको प्योरली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये क्या हो रहा है, ये एडिक्शन हो गई है। और टेक्निकली सेइंग ये उस जो ऑब्जेक्ट था उसको जब हमने वापस लिया तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे किसी को ड्रग्स एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है, तो जब उसको ड्रग नहीं दी जाती या जब उसको अल्कोहल नहीं दिया जाता तो क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। वो विड्रॉल सिम्टम्स कैसे होते हैं, चिड़चिड़ापन, जिद्दी, गुस्सा, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी। सो क्या वैसे ही सिम्टम्स आप महसूस नहीं कर पा रहे, चाहे वो बहुत छोटे लेवल के हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या आप रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये बच्चा एडिक्ट हो चुका है उस चीज से और अब वो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं? तो यहाँ कसूर तो पेरेंट्स का ही है ना, देखिए, जिन्होंने जाने पहले अनजाने दिया। में, जाने अनजाने में, मतलब जानबूझकर तो तो कोई भी इसलिए- अपने इसलिए बच्चे के लिए नहीं कोशिश गलती करें करता। कि पेरेंट्स को Yes. जागरूक करें इस Yes. वीडियो के जरिए कि Yes. आप अपना काम आसान बनाने के लिए बच्चों को मोबाइल या स्क्रीन टाइम, अब मैं सिर्फ मोबाइल नहीं कहूंगी, मैं भी मोबाइल वर्ड मुझे लग रहा था सिर्फ जी, मोबाइल बिल्कुल। इजी नहीं, हाँ टीवी के आगे भी नहीं बहुत ज्यादा, लैपटॉप, आईपैड, सब हाँ। चीजें। और इन चीज़ों को अगर आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा क्या है। लेकिन अब जो ये मदर्स को ये होता है कि बच्चे को मोबाइल पकड़ाओ तो बड़ी जल्दी खाना खा लेता है, या टीवी के आगे बिठा दो, साथ में मुंह में डालते जाओ, बच्चा खाता जाता है। ये बड़ा आसान लगता है मदर्स को खाना खिलाना बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उनका तो काम खत्म। लेकिन इसके नुकसान भी बता दीजिए। देखिए, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, तो मेरी ये समझ से बिल्कुल बाहर की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ये समझाता हूँ अपने सभी पेरेंट्स को। वो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं सिर्फ बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देती हूँ।
मैं कहता हूं कि किसी भी तरीके से मैं ये नहीं मान सकता कि खाने का मोबाइल के साथ कोई कनेक्शन है। ये सिर्फ जाने अनजाने में हमने कुछ एसोसिएशंस बना दिए हैं कि जैसे मोबाइल देते हैं तो बच्चा वो मोबाइल की तरफ देखते देखते जो जो मुंह में डालते जाइए वो खाता चला जाता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये एक तरफ तो हम बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, यहाँ तो माइंडलेस ईटिंग हो गई, आप उसके मुंह में डालते जा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मैं जो बार बार ये बोलता हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो, किस चीज़ की कितनी कॉस्ट है और उस चीज़ की कितना बेनिफिट हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ के नुकसान ज़्यादा हैं तो हमें उस बेनिफिट को इग्नोर करना पड़ेगा। सो स्क्रीन टाइम से जो आप ये समझें कि जो भूख से एसोसिएशन है खाने का, वो है, स्क्रीन से नहीं है। ये जाने अनजाने में हमने उसको बार बार स्क्रीन दी और उसको खाना खिला दिया तो उसकी एसोसिएशन बन चुकी है। अब वो खाना तो खा रहा है लेकिन उसके वजह से जो बच्चे में और मेजर जो डेफिसिट्स आते चले जा रहे हैं, वर्चुअल ऑटिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। और खाली वर्चुअल ही क्यों, जो मेरे बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं उनके सिम्टम्स भी कई गुना बढ़ने लग गए हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन डेफिसिट तो हमने बात कर ही ली, सोशल डेफिसिट आप देखिए, हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटिज्म है। और इन चीज़ों से, स्क्रीन टाइम से वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बच्चे को रियल लाइफ के साथ या रियल सोसाइटी में तो एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा सिर्फ और सिर्फ उन कार्टून कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। आपने कई बार देखा होगा, ये बच्चे जो प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं उनका एक्सेंट भी वही हो जाता है जो है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि अगर कहीं बाहर से, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ पेरेंट्स आते हैं, कोई इटली से हैं, कोई फ्रांस से हैं, रशिया से हैं, वो वही रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो सीख ली उन्होंने रशियन लैंग्वेज, मीनिंग नहीं पता है लेकिन वही एक्सेंट है, वही सब कुछ है। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि कोई मीनिंगफुल स्पीच नहीं है लेकिन क्या बोल रहे हैं, मोटू पतलू आ गया है, लाइकवाइज, मतलब एक्सेंट भी वही, कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज़ भी वही, क्योंकि वहाँ उनके ब्रेन के अंदर वही वायरिंग लगातार 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 होती चली जा रही है। तो उनको सोशल क्यूज़ नहीं समझ आ रहे हैं, उनको सोशलाइजेशन करना नहीं आ रहा है, वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन पे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत रिवॉर्डिंग है, मोर कलरफुल, मोर इंजॉयबल, मोर एंटरटेनिंग, मोर म्यूजिक, वो उसमें इतने इनग्रॉस हो गए हैं कि वो बाहर की सोसाइटी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो सोशल कम्युनिकेशन का भी डेफिसिट है। तो आप, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म हो, स्पीच डिले हो, कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा सिर्फ स्क्रीन टाइम दे के। तो लेकिन जो पेरेंट्स गलती कर चुके हैं, अब हुआ क्या है, कोविड के टाइम में छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी फ़ोन पर या लैपटॉप पर या आईपैड पर हो रही थी। अब उनसे वो आदत छूट नहीं रही। अब जिन बच्चों को आदत पड़ चुकी है वो कैसे छुड़ाएं? आपके क्या केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन में कुछ ऐसे भी आप सलाह देते हैं या कुछ आप पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे आप उस आदत को कैसे छुड़ाया जाए, जो आप खुद कह रहे हैं, आपने ले लिया, आईपैड ले लिया या फ़ोन ले लिया तो टीवी बंद कर दिया तो वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, हिट करेंगे खुद को, तो ऐसे में तो पेरेंट्स कहते हैं हाथ जोड़ के भैया ले लो तुम, है ना, ईजी है, तो वो तो करना नहीं है, तो क्या किया जाए? देखिए, इसमें दो लेवल के ऊपर हम इस चीज़ को समझेंगे। पहला तो ये है कि बिहेवियर थेरेपी, जब हम एक एडिक्शन हो जाती है किसी भी स्क्रीन के साथ, तो ना तो ये किसी बच्चे का कोई आईक्यू डेफिसिट से इसका कोई लेना देना है, ना हाई आईक्यू ना लो आईक्यू, और ना ही इसका ऑटिज्म से कोई लेना देना है। बेसिकली एक बिहेवियर है। सो बिहेवियर बन भी सकते हैं, बने हुए बिहेवियर ख़त्म भी हो सकते हैं। सो ये बिहेवियर थेरेपी के अंदर ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, और उसमें जैसे मैंने आपसे बताया कि पूरे टीम एफर्ट्स होते हैं अलग अलग लेवल के ऊपर। जब बच्चों की थेरेपी स्टार्ट की जाती है तो इसमें एक्सक्लूसिवली इसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कि बिहेवियर थेरेपिस्ट बच्चे के साथ भी काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। सो ये तो बहुत सीवियर केसेस में होता होगा, क्या कुछ आप ऐसे टिप्स भी दे सकते हैं कि घर पर ही कुछ एफर्ट करके इस बिहेवियर को बदला जा सके? बिल्कुल, इसके लिए घर पे करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक ऐसी नहीं है। जो हमने कहा कि पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, यही ट्रेन करते हैं, और ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस पे काम करती हैं। लेकिन इसको एक बार, जैसे मैंने कहा, न्यूरोबायोलॉजिकली एक बार समझ लेते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ मतलब सारे ही सेल्स वही होते हैं जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। अगर टेक्निकली कहें तो इसमें कहा जाता है 10,000 करोड़ सेल होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर कुछ सर्किट्स बनाते हैं। सो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, सभी पेरेंट्स इस बारे में अगर और पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा आज उसको पूरा समझाना, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि दो प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला प्रिंसिपल है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि हमारे ब्रेन में जो मैसेज बार बार दूसरे न्यूरॉन को पास होगा वो मैसेज धीरे 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 पक्का होना शुरू हो जाएगा।
यानी कि जिस तरीके की भी आदत हम डालना चाहते हैं, उस काम को जब हम बार बार करते हैं तो वहां पर एक वैसा ही एक पैटर्न बन जाता है और फिर वो बड़े ही फ्लुएंटली होने लग जाता है। सो हमारे इन बच्चों के साथ ये होने लग गया। तो आपने कहा कि पैटर्न तो बन चुके हैं, सो अब पैटर्न तो बन गए, तो अब दूसरा प्रिंसिपल आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, यूज इट और लूज इट। यानी कि बने हुए सर्किट्स को भी ब्रेक किया जा सकता है अगर हम उसको यूज करना बंद कर दें। यानी कि बहुत सिंपल, स्क्रीन के साथ एडिक्शन हो चुकी है, अब मुझे स्क्रीन हटानी है, तो अगर अब मैं स्क्रीन नहीं दूंगा तो धीरे धीरे वो स्क्रीन वाले जो सर्किट्स हैं वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल है, मैं खुद समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। मुश्किल है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ही। सो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को हटाने के लिए सबसे पहले जो टिप्स हैं वो ये हैं कि पहले तो अपनी स्क्रीन को कम कीजिए। पेरेंट्स के या बाकी फैमिली मेंबर्स का ही स्क्रीन एक्सपोजर इतना ज्यादा है, तो बच्चों को हम कहां से करेंगे। वो मॉडलिंग भी तो चाहिए, बच्चे ऑब्जर्व करके भी तो करते हैं। आप खुद एग्जांपल बनिए कि हाँ, ना आप टीवी देख रहे हैं, ना आप लैपटॉप कुछ बच्चों के समय के लिए सामने तो चला रहे हैं, एटलीस्ट ना इसको फोन करें। चला रहे हैं। यस, बिल्कुल। और दूसरी एक बात यही है कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो खाना खाने के समय स्क्रीन से ही खाता है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत जरूर लगेगी, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, भूखा रहने लेकिन दीजिए आप थोड़ी देर। साथ में बैठिए हाँ। और पूरी कोशिश कीजिए। और अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो आप ब्रेक लीजिए, लेकिन इस दौरान बच्चे को और कुछ खाने के लिए मत दीजिए और 1 घंटे के बाद दोबारा कोशिश कीजिए। पेशेंस मदर को रखना पड़ेगा या पेरेंट्स जो खिला रहे हैं। यस, बिल्कुल। सो जब हम बच्चे को नहीं देंगे और भूख जब लगेगी तो ये कुदरती प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चा खाएगा। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें पेरेंट्स को हम बताते हैं, पेरेंट्स उसे ट्राई करते हैं, उनको जहाँ दिक्कत आती है वो दोबारा हमसे बात करते हैं, फिर हम उनको फर्दर गाइड करते हैं। सिंपल सा फंडा यही है कि आपको अब ऑल्टरनेट्स देने पड़ेंगे उस बच्चे को, उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसकी कोई और फेवरेट चीज़ों की तरफ मोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन टाइम सारी चीज़ों को फेड ऑफ करना पड़ेगा। एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक झटके से नहीं होगा। पेशेंस रखना है, समझ रखनी है, प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के अंदर अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नज़र आती है। राइट, ये बहुत ज़रूरी है। तो वर्चुअल ऑटिज़म से बचा जा सकता है और ये जो स्पीच डिले की भी प्रॉब्लम जो शायद मैक्सिमम बच्चों में, कुछ बच्चों में, या हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम हो रही, उससे भी बचा जा सकता है। एफर्ट करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अतुल मदान जी के साथ हमने कुछ और भी वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। केयर फॉर ऑटिज्म का भी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेहतना।